द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अध्याय 12। आपको कलमधारी जितनी आसानी से चोट पहुंचा सकते हैं उतना बंदूकधारी नहीं पहुंचा सकते। बो डिडली। अंकों का खेल। बीते वर्षों में कंपनियों और उनके लेखाकारों ने मर्यादाओं को जिस सीमा तक ताक पर रखा है उसे देखकर ग्राहम भी हैरान हो गए होते। शेयर विकल्पों से अत्यधिक लाभ होने के बाद शीर्ष अधिकारियों को एहसास हुआ कि वे केवल कुछ वर्ष अपनी कंपनी के उपार्जन को बढ़ा देने भर से अत्यधिक समृद्ध हो सकते हैं। सैकड़ों कंपनियों ने अकाउंटिंग सिद्धांतों का उल्लंघन किया, अपनी वित्तीय रिपोर्टों को अस्पष्ट बनाकर बुरे परिणामों को दिखावटी जोड़ तोड़ खर्चों या हवा से काल्पनिक उपार्जन का निर्माण करके ढक दिया। चलिए ऐसे ही कुछ घृणित कार्यों को देखते हैं। जैसा कि लेखा धोखाधड़ी में शायद सबसे ज़्यादा प्रचलन प्रो फार्मा उपार्जन छलावे का है। वॉल स्ट्रीट की एक पुरानी कहावत है कि हर बुरे विचार की शुरुआत एक अच्छे विचार से होती है, और प्रो फार्मा उपार्जन प्रस्तुतिकरण इससे अलग नहीं है। इसमें मूल बिंदु रुझान से अल्पकालिक विचलन या कथित रूप से अनावर्ती घटनाओं के लिए समायोजन करके कमाई की दीर्घावधिक वृद्धि की सच्ची तस्वीर प्रदान करना था। जैसे कि किसी प्रो फार्मा प्रेस रिलीज में दिखाया जा सकता है कि कंपनी ने बीते वर्ष में कितनी कमाई की होती यदि किसी हाल ही में अधिग्रहित दूसरी फर्म इन पूरे 12 महीनों में परिवार का हिस्सा रही होती। लेकिन जैसे जैसे शरारती 1990 का दशक आगे बढ़ा, कंपनियां अपने को रोक नहीं सकी। अब ज़रा प्रो फार्मा के इन बकवास उदाहरणों पर नज़र डालें। 30 सितंबर 1999 को समाप्त हुई तिमाही में इन्फोप्रेस इको ने अपने प्रो फार्मा उपार्जन को इस तरह दर्शाया जैसे उन्होंने प्रीफर्ड स्टॉक लाभांश के तौर पर 159.9 मिलियन का भुगतान नहीं किया हो। 31 अक्टूबर 2001 को समाप्त हुई तिमाही में BEA सिस्टम्स इको ने अपने प्रो फार्मा उपार्जन को इस तरह दर्शाया जैसे उन्होंने अपने कर्मचारियों के स्टॉक ऑप्शन में पेरोल टैक्स के रूप में 193 मिलियन का भुगतान नहीं किया था। 31 मार्च 2001 को समाप्त तिमाही में JDS यूनिफेज कॉर्प ने अपने प्रो फार्मा उपार्जन को इस तरह दर्शाया जैसे कि उन्होंने पेरोल टैक्स में 4 मिलियन का भुगतान, घटिया शेयरों में निवेश से 7 मिलियन की हानि तथा विलयन और साख संबंधित 2.5 बिलियन का चार्ज न झेला हो। संक्षेप में, प्रो फार्मा उपार्जन ने कंपनियों को इसमें समर्थ बना दिया कि वे यह दिखा सके कि उन्होंने जितना बुरा प्रदर्शन किया है वह नहीं होता तो वे कितना बेहतर कर सकती थी। बतौर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आप प्रो फार्मा उपार्जन के साथ केवल यही कर सकते हैं कि इन्हें अनदेखा कर दे। पहचान की भूख। 2000 में टेलीकम्युनिकेशन दिग्गज क्वेस्ट कम्युनिकेशंस इंटरनेशनल इको काफ़ी मजबूत दिख रही थी। उस वर्ष शेयर बाजार के 9% से अधिक गिरने के बाद भी इसके शेयर में 5% से भी कम गिरावट आई थी। लेकिन क्वेस्ट की फाइनेंशियल रिपोर्ट में एक छोटा सा अजीब खुलासा था। 1999 के उत्तरार्ध में क्वेस्ट ने फैसला किया कि यह अपनी फ़ोन बुक के प्रकाशित होने ही अपनी टेलीफोन डायरेक्टरी से हुई कमाई को स्वीकार करेगी। जैसा कि येलो पेजेस में विज्ञापन देने वाला हर कोई जानता है कि बहुत से कारोबारी इस विज्ञापनों के लिए मासिक किस्तों में भुगतान करते हैं। और लीजिए जादू का मंत्र, इस छोटे से लगते अकाउंटिंग सिद्धांत में बदलाव से 1999 की कुल आय में टैक्स पश्चात 240 मिलियन का इजाफा हो गया, जो क्वेस्ट द्वारा उस वर्ष कमाए धन का 5वां हिस्सा था।
पानी में डूबे हिमखंड के मात्र शीर्ष की तरह आक्रामक आय स्वीकार्यता अक्सर ऐसे खतरे का संकेत होती है जो गहरे जाकर चक्र रूप में घूमती है, और यही क्वेस्ट के साथ हुआ। 2003 की शुरुआत तक अपनी पिछली वित्तीय विवरणों की पुनः समीक्षा के बाद कंपनी ने घोषणा की कि उन्होंने उपकरण विक्रय पर समय से पहले ही लाभ को स्वीकार कर लिया था। बाहरी सेवा प्रदाताओं की लागत को अनुपयुक्त दर्ज किया था, खर्चों को अनुचित तरीके से ऐसे दर्शाया था जैसे वे पूंजीगत अस्थिर हो, और आस्ति विनिमय का अनावश्यक आकलन किया था जैसे कि वे बिक्री हो। सभी ने बताया क्वेस्ट की 2000 से 2001 तक की कमाई को 2.2 बिलियन अधिक आंक लिया गया था, जिसमें पिछले अकाउंटिंग सिद्धांत में बदलाव के 80 मिलियन भी शामिल थे, जिसे अब वापस ले गया था। पूंजीगत अपराध 1990 के दशक के अंत में ग्लोबल क्रॉसिंग ली की असीम महत्वाकांक्षाएं थी। बरमूडा आधारित कंपनी का उस निर्माण कर रही थी जिसे फर्स्ट इंटीग्रेटेड ग्लोबल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क कहा जा रहा था, जिसमें 1 लाख मील से अधिक केबल को बिछाना था। इसमें ज़्यादातर समुद्र के नीचे था। दुनिया भर में तार बिछा देने के बाद ग्लोबल क्रॉसिंग ने अन्य कम्युनिकेशन कंपनियों को अपने केबल के माध्यम से नेटवर्क ट्रैफिक चलाने के अधिकार बेचे। 1998 में ही ग्लोबल क्रॉसिंग ने अपने ऑप्टिक वेब के निर्माण में 600 मिलियन से अधिक खर्च किया। उस वर्ष निर्माण बजट का लगभग 1/3 हिस्सा राजस्व के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल गोल्ड नामक व्यय के रूप में दर्शाया गया था। यदि 178 मिलियन का यह खर्च नहीं होता तो ग्लोबल क्रॉसिंग को 82 मिलियन का शुद्ध मुनाफा होता, जिससे 96 बिलियन की शुद्ध हानि रिपोर्ट की थी। अगले वर्ष 1999 की वार्षिक रिपोर्ट में ग्लोबल क्रॉसिंग ने सर्विस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग की शुरुआत का शुष्क का फुटनोट डाला। अब कंपनी अधिकांश निर्माण लागत के व्यय को अपने नेटवर्क की विक्रय क्षमता से प्राप्त तात्कालिक राजस्व में नहीं दिखा रही थी। इसके बजाय इस निर्माण लागत के बड़े हिस्से को अब परिचालन खर्च नहीं बल्कि पूंजीगत व्यय माना जा रहा था, जिससे कंपनी की कुल आस्तियों में इजाफा हुआ बजाय इसके कि कुल आय में कमी आई। एक बार जादू की छड़ी घुमाने से ग्लोबल क्रॉसिंग की संपत्ति और उपकरण आस्ति 575 मिलियन तक बढ़ गए, जबकि इसकी विक्रय लागत में केवल 350 मिलियन का इजाफा हुआ, वह भी तब जब कंपनी की किसी नशे में धुत नाविक की तरह धन खर्च कर रही थी। पूंजीगत व्यय मैनेजरों के लिए एक अनिवार्य साधन है जिससे वे अच्छे कारोबार को ज़्यादा बड़ा और बेहतर बना सकते हैं, लेकिन लचीले लेखा नियम मैनेजरों को सामान्य परिचालन व्यय की पूंजीगत आस्तियों में बदलाव करके रिपोर्टेड मुनाफे को बढ़ाने की अनुमति देते हैं। जैसा कि ग्लोबल क्रॉसिंग का मामला दर्शाता है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि कोई कंपनी किस तरह और क्यों अपना पूंजीकरण करती है। इन्वेंट्री की कहानी बहुत सारे अन्य सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माताओं की तरह माइक्रोन टेक्नोलॉजी इको की बिक्री में 2000 के बाद गिरावट आ गई। मांग के गोता खाने के से माइक्रोन की इतनी हानि हुई कि उसने अपनी इन्वेंट्री का मूल्य कम करने का आंकना आरंभ कर दिया, क्योंकि साफ था कि ग्राहक उन्हें उस भाव पर नहीं खरीदना चाहते जो माइक्रोन मांग कर रहा था। मई 2001 में समाप्त तिमाही में माइक्रोन ने अपनी इन्वेंट्री के रिकॉर्डेड मूल्य को 261 मिलियन घटा दिया। अधिकांश निवेशकों ने इस कम करने वाली केवल सामान्य या परिचालन लागत आवर्ती नहीं बल्कि असाधारण घटना माना। लेकिन देखिए इसके बाद क्या हुआ। माइक्रोन ने आगामी 6 वित्त तिमाहियों में से हर एक में और इन्वेंट्री राइट डाउन किया। क्या माइक्रोन का इन्वेंट्री का अवमूल्यन गैर आवर्ती घटना थी या वह दीर्घावधिक अवस्था थी? तार्किक मन की विशेष मामले में अलग सोच हो सकती है, लेकिन एक बात साफ है,
इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को गैर आवर्ती लागत को लेकर हमेशा सचेत रहना चाहिए, एनजाइर बनी की तरह जो चलता ही जाता है। पेंशन आयाम 2001 में एसबीसी कम्युनिकेशन इको, जिसकी सिंगुलर वायरलेस, पैक्टेल और सदर्न न्यू इंग्लैंड टेलीफोन में हिस्सेदारी थी, ने 7.2 बिलियन की कुल आय अर्जित की। कमज़ोर टेलीकॉम उद्योग में बुरे वर्ष में एक बेहतरीन प्रदर्शन। लेकिन यह लाभ केवल एसबीसी के बिजनेस से नहीं आया था। इसमें पूरा 1.4 बिलियन कंपनी की शुद्ध आय का 13% एसबीसी पेंशन प्लान से आया था, क्योंकि एसबीसी का उससे ज़्यादा धन पेंशन प्लान में आया था जितना कर्मचारियों के भविष्य संबंधी फायदे के भुगतान के लिए ज़रूरी माना गया था। इस अंतर को कंपनी वर्तमान आय की तरह ले रही थी। इस अधिवेश का एकमात्र कारण था 2001 में एसबीसी ने अपने पेंशन प्लान निवेश से अपेक्षित आय की रिटर्न दर को 8.5% से बढ़ाकर 9.5 कर दिया, जिससे वह धनराशि कम हो गई जिसे उन्हें आज अलग से रखना आवश्यक था। एसबीसी ने अपनी नई स्वप्निल अपेक्षाओं का खुलासा यह करते हुए हुआ कि 2001 में समाप्त सभी 3 वर्षों के लिए हमारा वास्तविक 10 वर्षीय रिटर्न 10% से अधिक रहा है। दूसरे शब्दों में, हमारा पिछला रिटर्न इतना अधिक है तो मान सकते हैं कि भविष्य का रिटर्न भी ऐसा ही होगा। लेकिन यह न केवल तर्क की सबसे बुनियादी जांच में विफल हो गया, बल्कि साफ तथ्य यह था कि ब्याज दरें लगभग रिकॉर्ड न्यून तक गिर गई थी, जिससे पेंशन पोर्टफोलियो के बांड भाग के भावी रिटर्न निराशाजनक थे। उसी वर्ष वॉरेन बफेट के वर्कशायर हाथवे ने अपनी पेंशन आस्तियों में अपेक्षित रिटर्न दर को 8.3 से घटाकर 6.5 कर दिया। क्या एसबीसी के इस अनुमान में सच्चाई थी और इसके पेंशन फंड मैनेजर दुनिया के सबसे महान निवेशक से बेहतर परिणाम दे सकते थे? शायद नहीं। 2001 में वर्कशायर हाथवे ने पेंशन फंड में 9.8 का मुनाफा हुआ, लेकिन एसबीसी के फंड में 6.9 का नुकसान हुआ। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए कुछ त्वरित विचार। क्या शुद्ध पेंशन लाभ कंपनी की शुद्ध आय से 5% अधिक है? यदि ऐसा है तो क्या आप कंपनी की अन्य आय से सहज है? यदि यह पेंशन लाभ आगामी वर्षों में लुप्त हो जाए, क्या योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित दीर्घावधिक रिटर्न दर उचित है, जैसा कि 2003 में हुआ? 6.5 से ऊपर ही हर चीज़ संदिग्ध थी, जबकि बढ़ता भाव पूर्णतः भ्रम था। सावधान निवेशक। निम्न संकेतों की मदद से आप ऐसे शेयर खरीदने से बच सकते हैं जो बाद में अकाउंटिंग टाइम बम साबित हो। उल्टा पड़े। किसी भी कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट का अनुसंधान करते हुए इसे अंतिम पृष्ठ से पढ़ना आरंभ करना चाहिए और धीरे धीरे पढ़ते हुए पहले पृष्ठ तक आए। कंपनी जो भी आपको बताना नहीं चाहती, यह पीछे ही दफन रहता है, जिस कारण आपको सबसे पहले यही से शुरुआत करनी चाहिए। नोट्स पढ़ें। कोई भी शेयर तब तक न खरीदे जब तक वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय विवरण के फुटनोट्स न पढ़ ले। इन्हें आमतौर पर समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के तहत दिया जाता है। यह वह मुख्य नोट है जो बताता है कि कंपनी अपने रेवेन्यू, रिकॉर्ड, इन्वेंट्री को कैसा मानती है, अपनी किस्तों और अनुबंध विक्रय के साथ कैसा व्यवहार करती है, अपनी विपणन लागत को कैसे खर्च करती है और अपने कारोबार के शेष मुख्य पहलुओं पर कितनी निर्भर है। अन्य फुटनोट्स में ऋण, स्टॉक्स, ऑप्शंस, ग्राहकों को उधार हानि के लिए संचय, अन्य जोखिम कारकों को देखें जिनसे बड़ी उपार्जन कटौती संभव हो। वे अन्य चीज़ें जिनसे आपके कान खड़े होने चाहिए वे तकनीकी शब्द हैं जैसे पूंजीकरण, विलंबित और पुनर्गठन, और वे साधारण शब्द जो संकेत करते हो कि कंपनी अपने लेखा कार्य में काट-छाँट कर रही है, जैसे शुरुआत, बदलाव तथा फिर भी। इसमें से किसी भी शब्द का यह अर्थ नहीं कि आप वे शेयर न खरीदें, लेकिन इसका बस यही अर्थ है कि आपको इसकी और अधिक जांच करनी चाहिए और
आपको वित्तीय विवरण में दिए फुटनोट्स की कम से कम किसी एक सबसे निकटस्थ प्रतिस्पर्धी फर्म से तुलना अवश्य करनी चाहिए, जिससे देख सके कि आपकी कंपनी के लेखाकार कितने आक्रामक हैं। खूब पढ़ें। अगर आप उद्यमशील निवेशक हैं और अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी समय और ऊर्जा देना चाहते हैं, तो आपके लिए वित्तीय रिपोर्टों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है। केवल यही एक तरीका है जिससे आप बदलते उपार्जन बयानों के भ्रम से होने वाली बाधाओं को न्यूनतम कर सकते हैं। समायोचित व विशिष्ट उदाहरण से भरे 3 ठोस पुस्तकों में शामिल है मार्टिन फ्रिडसन और फर्नांडो अल्ट्रेज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चार्ल्स मलफोर्ड व यूनिस चेस्मिस्की की द फाइनेंशियल नंबर्स गेम तथा हॉवर्ड शिलिट की फाइनेंशियल सर्टेनिटीज। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।